गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे होंगे। देखो, समय बड़ा मूल्यवान होता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, निरंतर समय गुजरता चला जा रहा है। जब आपका लॉकडाउन पीरियड चला था तो 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और आज 20 अप्रैल हो चुकी है। आज भी क्या चल रहा है? लॉकडाउन ही चल रहा है। तो लगभग 1 महीना पूरा गुजर चुका है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मोर बेनिफिट उठा रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये समय को वेस्ट करने के लिए नहीं है। जो हमारे बोर्ड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत कीमती है। इस टाइम को क्या कर सकते हैं, वो अपने यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासशील हैं। बट एक्चुअल कार्य तो आपको ही करना है, स्टडी तो आपने ही करनी है। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा जितना भी ये मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, वो सारी हमारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आप लगातार हमारे जो वीडियो अपलोड्स किए जा रहे हैं उनका बेनिफिट उठाते रहें और लगातार अपनी स्टडी को जारी रखें। जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसको आप अच्छे से रीड करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था किस मुक्त ऊर्जा के बारे में, किस एनर्जी के बारे में, उसका ईएमएफ से रिलेशन बताया था हमने आपको। आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है कि नस समीकरण, साम्यावस्था स्थिरांक और जो हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है उनमें परस्पर क्या संबंध होता है। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, अपना आज का टॉपिक जो करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नस्ट समीकरण, साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर रिलेशन करेंगे, किस मुक्त ऊर्जा से क्या करेंगे, इनका रिलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नस्ट समीकरण के बारे में। तो जो नस्ट नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपको पता है कि जब मानक परिस्थिति ली जाएगी तो सेल द्वारा उत्पन्न जो विभव होगा उसको क्या कहा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और जब सामान्य परिस्थितियां होती है, मतलब एक मानक परिस्थिति नहीं होती, तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो नस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक रिलेशन दिया था, उसको क्या कहते हैं? हम नस्ट समीकरण के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या दी थी, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस पर 1 अपॉन NN प्लस। ये उन्होंने इक्वेशन दे दी है अर्ध सेल के लिए, अर्ध इलेक्ट्रोड के लिए, पूरे के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव E नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, R हो जाएगा हमारे पास गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स रखेंगे। T होता है हमारे पास परमताप, जिसको हम क्या मानते हैं? मानक ताप होता है 298 केल्विन होता है। ठीक है, बचा गया S होता है हमारे पास फैराडे नियता, जिसकी वैल्यू 96500 कूलाम मोल इनवर्स होती है। N होगा हमारे पास स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, Mn प्लस होगा हमारे पास धातु आयन की समृद्धि। ठीक है, अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर जो हमारी इक्वेशन दी गई है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303, ठीक है, R की वैल्यू रख दें कितनी? इंटू 8.314 इंटू D की वैल्यू रख दें 298 अपॉन N। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है तो N रख नहीं सकते आप, क्योंकि ये प्रत्येक अभिक्रिया में अलग अलग होते हैं। और F रख सकते हैं आप फैराडे नियतांक, यहाँ तो N
तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है, log 10 बेस पर 1 अपॉन एन एन प्लस हमारे पास क्या रहता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। वैल्यू रख के देख सकते, वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वैल्यू जी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारी एक नई इक्वेशन बन जाती है, जो इसी का क्या है, इसका एक मॉडिफाइड रूप, ठीक है। तो ये अभी प्रक्रिया हमारे बन जाती है। अभी हमारे लिए क्या है, केवल अर्ध सेल के लिए, अर्ध इलेक्ट्रोड के लिए। ये हमारी है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर हम संपूर्ण इलेक्ट्रोड के लिए बताते हैं संपूर्ण इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना हमारा लक्ष्य है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करते रहें और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन ले। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिना झिझक के आप लिखकर डाल सकते हैं। जैसे कल ही स्टूडेंट्स ने कमेंट्स बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम पूछी थी, तो उनको हमने आफ्टर सम टाइम ही उनका क्या करते हैं, सोल्यूशन उनको बता दिया। तो कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की आपको किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे संपूर्ण संपूर्ण सेल के लिए क्या होगा, संपूर्ण सेल जो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक आपको एग्जांपल बता सकते हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास Zn प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cu, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cu का। तो Zn से क्या बना है, Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं यहाँ पर। Cu क्या कर रहा है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cu को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है और ये रिडक्टिव स्पीशीज है। Zn और Cu जो होगा इनकी सक्रियता मान लेते हैं 1, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचते हैं क्योंकि आयन से क्रियाशील होते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो नस समीकरण क्या बन जाएगी हमारे पास, तो नस समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगी, नस समीकरण हो जाएगी E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है 2 log 10 बेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल या EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल को क्या कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसके शॉर्ट ले लीजिए, लेना चाहे तो फिर से रफ कर लेते हैं। तो ये नस समीकरण से रिलेटेड हमारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं आपसे साम्य अवस्था स्थिरांक के बारे में। साम्य अवस्था स्थिरांक क्या है, इसके बारे में साम्य अवस्था स्थिरांक। तो साम्य अवस्था स्थिरांक को Kc या Kp से प्रदर्शित किया जाता है। ये सांद्रता के आधार पर होगा और ये आपका होगा दाब के आधार पर। यानी कि अगर दाब के आधार पर ले रहे हैं तो Kp का प्रयोग किया जाएगा और सांद्रता के आधार पर ले रहे हैं तो क्या किया जाएगा, आपका Kc का यूज किया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए साम्य अवस्था होती क्या है, साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्रिया कारक से क्रियाफल बन रहा होता है और लगातार क्या होता है, हमारा क्रिया कारक जो हो रहा है वो क्रियाफल में परिवर्तित हो रहा है। और अगर हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि साम्य अवस्था है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि साम्य अवस्था जो होगी सामान्य रूप से हम मानेंगे केवल उस अभिक्रिया के लिए जो हमारी उत्क्रमणीय होगी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में बहुत ही अल्प टाइम के लिए क्या आएगी, एक प्रकार की हमारी साम्य अवस्था आएगी, बट वो बहुत ही अल्प समय में क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या आती है, हमारी साम्य अवस्था में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात करेंगे, हम बात करेंगे केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, जब साम्य अवस्था की बात करते हैं। तो मान लिया हमारे पास क्या है, ये हमारा क्रिया कारक है और बी हमारा क्या है यहाँ पर
क्रियाफल है, तो इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कहेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि अगर अभिक्रिया उसको पश्च अभिक्रिया। तो साम्य अवस्था का मतलब है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, हम साम्य अवस्था कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि क्रियाकारक की सांद्रता बराबर हो जाएगी इसके क्रियाफल की सांद्रता के। क्रियाफल की सांद्रता तो उसे भी क्या कहेंगे, साम्य अवस्था कहेंगे। अब साम्य अवस्था जो हमारे पास क्या है, कोई भी एक बर्तन हमने ले लिया, इसमें हमने क्या भर लिया, जल भर लिया। जल भर के हमने क्या किया, इसको बर्नर से गर्म कर रहे हैं। तो अब हमारा बर्तन खुला हुआ है, तो हमारे कण क्या जाएंगे, वातावरण में चले जाएंगे और सारा जल क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमने क्या किया, इसको कवर कर दिया। अब कवर करने से क्या होगा, इसके एक फ्लूइड बनेगी, गैस बनेगी और वाष्प में परिवर्तित होगा और वाष्प आ जाएगी, थोड़ी देर में यहाँ पूरे को कवर कर देगा। लेकिन नीचे से आप एनर्जी दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा यानी कि ताप या ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये लगातार क्या होंगे, आपके गैस में परिवर्तित होंगे, बट स्पेस नहीं है। तो क्या होगा, ऊपर के स्पेस से टकराकर क्या होगा, जो वाष्प पार्टिकल होंगे ना, वाष्प के कण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, टकराकर द्रव में परिवर्तित होंगे। तो नीचे से क्या चलेगा, द्रव जो होगी वो वाष्प में परिवर्तित हो रही होगी और ऊपर से क्या होंगे, टकराकर बस वाष्प जो होगी वो द्रव रूप में परिवर्तित हो रही होगी। तो दोनों कण क्रियाएं, ये वाली क्रिया और ये वाली क्रिया दोनों चलती रहेंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जितने आपके वाष्प में परिवर्तित होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, आपके द्रव में परिवर्तित होते रहेंगे। तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, आपकी साम्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, साम्य अवस्था में अभिक्रिया हमें रुकी हुई प्रतीत होती है कि रुक गई, अभिक्रिया पूरी हो गई, पर एक्चुअली जो होती है अभिक्रिया रुकती नहीं है, वहां वो लगातार क्या हो रही है, क्रियाकारक से हमारा क्रियाफल बनता रहता है और क्रियाफल से हमारा क्या बनता रहता है, क्रियाकारक बनता रहता है और अभिक्रिया लगातार हमारी चलती रहती है। ये होती है हमारी क्या, साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था स्थिरांक की बात करते हैं कि देखो जो एक नियम होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, इसका नियम है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। का आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, तो वहां पर बताया गया था किसी भी क्रिया में पदार्थ की क्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, और अगर किसी अभिक्रिया की दर निकाले तो वो सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, तो जो मात्रा भूली गई है पदार्थ की कितने आयतन में, उसके आधार पर उसका क्या निकालते हैं, हम सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। वो 11th की चीज है, 11th में आपको अच्छे से डिस्कस की गई होगी। हम थोड़ा सा साम्य अवस्था स्थिरांक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं केवल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो कोई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम बात कर लेते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक हमारा क्या होता है। मान लिया क्या हमारे पास कोई रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, A + B = क्या हमारे पास C + D। तो अभी हमने बताया द्रव्यनुपाती क्रिया के नियमानुसार की क्रिया का वेग क्रियाकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड रिएक्शन लिखी यहाँ पर। अग्र क्रिया क्योंकि इससे ये चल रहा है, पक्ष क्रिया ये क्रियाकारक और ये क्रियाफल। तो अग्र क्रिया क्या हो जाएगी, अग्र क्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समानुपाती हो जाएगा A के सक्रिय द्रव्यमान के और B के सक्रिय द्रव्यमान के। इस प्रकार से फर्स्ट क्रिया का वेग यहां पहले से कर लेते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन = KF, A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। KF क्या है यहाँ पर, अभी नीचे लिख देंगे, स्थिरांक होता है। फर्स्ट क्रिया का वेग बराबर हो जाएगा, अब ये क्रियाकारक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं आप यहाँ पर भी, समानुपाती किससे हो जाएगा, C का सक्रिय द्रव्यमान और D का सक्रिय द्रव्यमान के। तो बैकवर्ड रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा KB, C का सक्रिय द्रव्यमान और D का सक्रिय द्रव्यमान। लिख सकते हैं आप यहाँ KF और KB स्थिरांक है। ठीक है, चूंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या होता है, क्रिया के नियमानुसार। ठीक है, हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ ये रख देंगे हम यहाँ, क्या जाएगा हमारे पास, K
के एफ ए का सफेद रहमान और बी का सफेद रहमान, ठीक है। तो के बी सी का सफेद रहमान और डी का सफेद रहमान, इसे यहाँ ले जाओ और इसे यहाँ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी का सफेद रहमान और डी का सफेद रहमान अपॉन ए का सफेद रहमान और बी का सफेद रहमान, ठीक है। ये हो जाएगा। अब के एफ अपॉन के बी को हम क्या करते हैं के सी का सफेद रहमान और डी का सफेद रहमान अपॉन ए का सफेद रहमान और डी का सफेद रहमान, ये क्या हमारे पास सामने आते हैं। इस प्रकार से हमें क्या होता है प्राप्त, तो डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने बताया है कि आपको कि किस प्रकार से हम सामने से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा, हमारा जो है वो केसी हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कोई एक सामान्य अभिक्रिया और लिख लेते हैं हम, उसके लिए केसी कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए अभिक्रिया a plus b is equal to c plus d, तो केसी इसके लिए हो जाएगा, हाँ ये ऊपर ये नीचे, सी का सफेद रहमान, डी का सफेद रहमान अपॉन ए का सफेद रहमान और बी का सफेद रहमान। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, केसी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको केसी के बारे में। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए हाँ, साम्य स्थिरांक तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध किस प्रकार से हम ग्रहण करेंगे, मुक्त ऊर्जा में संबंध किस प्रकार से आएगा, ठीक है। देख सकते हैं तो साम्य स्थिरांक हमारे पास क्या होता है, केसी होता है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो डेल्टा जी होती है, और मानक परिस्थितियों में क्या होती है, डेल्टा जी होती है। तो आपने एक 11वीं क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, आपने याद आ रहा होगा, के या के सी लिख सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में मुक्त गिब्स ऊर्जा, मानक परिस्थितियों में गिब्स ऊर्जा, आर जो आपका गैस स्थिरांक, टी जो अपरमताप और एल एन केसी क्या है आपका यहाँ पर सामने आपका स्थिरांक है। तो इस प्रकार से आपने रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम क्या मान लें, ये केसी हमारा क्या आ जाए, ये लो एल एन केसी बराबर हमारा स्थिरांक हो जाए, और इसको 0 मान ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था चूंकि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन टी एफ के बराबर होता है, नहीं होता है। तो अब इस वैल्यूज को यहां पुट कर दें, तो मान रखने पर तो मान रखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, माइनस एन टी एफ इज इक्वल टू एन टी नॉट एफ प्लस आर टी एल एन, क्या जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और एन ई एफ इज इक्वल टू एन ई नॉट एफ और माइनस आर टी एल एन के भी रख सकते हैं, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, एन और एफ को उठाकर इधर ले जाएं, तो हमारे पास क्या जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए बचेगा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ यहां पर और यहां पर दोनों के नीचे आ जाएगा, तो क्या जाएगा हमारे पास क्या जाएगा, देखो एन ई नॉट एफ अपॉन एन एफ माइनस आर टी एल एन के अपॉन एन एफ आ जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एन से एन कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू टी नॉट माइनस आर टी एल एन के अपॉन क्या बच जाएगा, एन एफ बच जाएगा, ठीक है। अब चूंकि एल एन एस को बराबर होता है 2.303 एल एन और log x के इक्वल होता है, तो वैल्यू रख देंगे, एल को हटाएंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log 10 बेस पर के या के सी लिख सकते हैं, ठीक है,
के या केसी तो आ जाएगा हमारे पास, एक रिलेशन आ जाएगा ये, ठीक है। इसके शॉर्ट ले लीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए अब इसे क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। चूंकि साम्य अवस्था पर E इज इक्वल टू होता है 0 के, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस पर Kc। इसको उठा कर ले जाओ तो माइनस E नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस पर क्या आएगा, Kc आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, Kc है हमारे पास क्या आ जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त करना है साम्य अवस्था स्थिरांक से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हमको log Kc पर हमें Kc प्राप्त करना है तो Kc निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा कर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log Kc इज इक्वल टू E नॉट NF अपॉन 2.303 RT के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें तो log Kc नहीं प्राप्त करना, हमें तो Kc प्राप्त करना है, तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, लॉग टेबल से देखना होगा मान आपको, एंटी लॉग E नॉट NF अपॉन 2.303 RT के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब इसी रिलेशन को हम गिफ्ट ऊर्जा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है। केवल डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं आया है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मूले पर नहीं आया है अभी तक। क्वेश्चन आज आया हुआ है थ्योरेटिकल, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने वाले की जरूरत नहीं है, तो चांसेस ये है कि डेरिवेशन आएगा ही नहीं। अब हम जानते हैं क्योंकि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस N E नॉट F क्यों होता है। E की वैल्यू क्या है हमारे पास, E की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो E की वैल्यू उठाकर यहाँ से क्या करें, यहाँ पुट कर दें, तो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, रखो ये नीचे जाएगा तो NF आ जाएगा, इसको रख देते हैं वैल्यू, E की वैल्यू से रख देते हैं यहाँ पर, N E की वैल्यू क्या है हमारे पास, इनटू 2.303 RT, नीचे क्या जाएगा अपॉन NF, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा हमारे पास, F आएगा, फिर क्या जाएगा हमारे पास log Kc, ये आ जाएगा हमारे पास, log Kc आ जाएगा, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी, ठीक है, और N और F हमारे पास पहले से है ही, E की वैल्यू रख दी, अब क्या हो जाएगा, N से N कैंसिल और F से F कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2.303 RT log Kc के बराबर हमारे पास क्या जाएगा, गिफ्ट ऊर्जा से रिलेशन आ जाएगा। Kc निकालना है तो log Kc बराबर क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इसे उठा कर ले जाओ, डेल्टा G अपॉन माइनस में रहेगा 2.303 RT के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन 2.303 RT के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, एंटी लॉग के आधार पर हम इसकी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा हम Kc को फाइंड कर सकते हैं, और हम सामान्य रूप से भी Kc को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉर्मल चीजें दी गई हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, Kc को फाइंड करते हैं। ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था, क्या है ये, साम्य अवस्था स्थिरांक और किसमें, गिब्स मुक्त ऊर्जा में रिलेशन। चलिए लिख लीजिए, वैसे इसकी तोड़ ले लीजिए फटाफट। चलिए हम आगे थोड़ी और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि मान लीजिए आपको कोई सामान्य विक्रिया हम ले लेते हैं, विक्रिया हमने आपको बताई थी Zn प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cu
तो इसके लिए हम क्या करें, हमने बता दिया था किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए माना का सेल विभव को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हमने बता दिया था पहले आपको। वैसे दोबारा लिख देते हैं, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n क्या है, 2 जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण है, 2 हाँ Zn प्लस 2 Cu अपॉन Cu प्लस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। यदि Zn बराबर Cu बराबर 1 मान लें, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2, जो हमने स्टार्टिंग में आपको रिएक्शन बताई थी कि ऑक्सीडेशन अवस्था और रिडक्शन अवस्था को हम क्या कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नोट में थोड़ी सी और याद रख लें आप कि हमारे पास क्या है 2.303 RT अपॉन F है। इसके अगर हमें यूनिट फाइंड करनी है, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो 2.303 इंटू 8.314 क्या होती है इसकी यूनिट, आर की, जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है, इंटू ताप है 298 केल्विन अपॉन फैराडे में ताप है 96500 कूलम मोल इनवर्स, ठीक है। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, J अपॉन C बचेगा, कितना बचेगा, इनकी वैल्यूज आ जाएगी 0.0591 J अपॉन C। अब मैंने बताया जूल अपॉन C किसके होता है, आपके वोल्ट में होता है, या हम लिख सकते हैं 0.0591 वोल्ट के बराबर, इससे आप यूनिट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी तोड़ ले लीजिए, फिर हम आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं एक दो। चलिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं, चलिए हम न्यूमेरिकल करवा देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 298 केल्विन पर निम्न सेल का EMF ज्ञात करो, ठीक है। क्या करना है, EMF ज्ञात करना है, दिया है आपको Ni प्लस 0.01 m से Ag प्लस से Ag 0.01 m से क्या बन रहा है आपका, Ag बन रहा है, ठीक है। गिवन है आपको माइनस 0 गिवन क्या है आपको, E नॉट दिया है I प्लस 2mi बराबर दिया है 0.25 वोल्ट माइनस में, और E नॉट Ag प्लस से Ag के लिए आपको दिया है 0.80 वोल्ट, ठीक है। ये चीज है और आपसे क्या करवाया है इसमें, आंसर को देखिए सेल का EMF ज्ञात करवाया है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला अभी E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 पर आपका क्या आएगा, Kc रख सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट भी रख सकते हैं आप, Kc फाइंड नहीं करा रहा है तो आप, तो अब आप रिएक्शन बनाओ, तो आपका Ni से क्या बन रहा है, Ni प्लस 2 बन रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। अब इसकी सांद्रता भी दी है और इसकी सांद्रता भी दी है, फॉर्मूला मान रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू
ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन किसकी है, कौन सी हमारे पास ni है, तो ni प्लस 2 ऊपर रख दो, ठीक है, ni प्लस 2 यहाँ रख दो। और क्या है Ag प्लस नीचे रख दो। साथ में क्या रखना चाहिए, आप रखना चाहें तो हमारे रिएक्शन बन जाएगी वो इकाई हो जाएगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं और E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस पर Ag प्लस ऊपर किसके 2 मोल ले जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, Ag प्लस ऊपर अपॉन Ni प्लस 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करें, पहले ई नोट फाइंड करें। ई नोट कैसे फाइंड करेंगे हम, ई नोट इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। कैथोड कौन सा है, ये वाला, एनोड कौन सा है, ये वाला। इसकी वैल्यू रखो, ठीक है। तो कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई है, कहां है 0.80 प्लस सॉरी माइनस करना है तो माइनस कितनी है इसकी 0.25 वोल्ट, तो कितना जाएगा 0.80 प्लस 0.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.05 वोल्ट। तो ये वैल्यू यार एन रख दो तो रख सकते हैं हम E इज इक्वल टू 1.05 प्लस 0.0591 अपॉन 2 रख सकते हैं, क्योंकि दो नंबर पर इस्तेमाल करना, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, इनकी वैल्यू रखो, Ag की वैल्यू कितनी है 0.1, इसकी वैल्यू कितनी है ये आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा आप लोग 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 इसका स्क्वायर कर दो तो क्या जाएगा E इक्वल टू आ जाएगा 1.05 प्लस 0.0591 अपॉन 2 log 0.01 अपॉन 0.01 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि log एक बराबर होता है 0 के, ठीक है। तो अब क्या जाएगा E इज इक्वल टू 1.05 प्लस 0.0591 अपॉन 2 और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.05। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसके तौर पे लीजिए होमवर्क दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, आपको फटाफट से चलिए होमवर्क के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको करना है, ठीक है। और आंसर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मालूम कर सकते हैं। Cu प्लस 2 से Zn प्लस 2 प्लस Cu के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक ज्ञात करो, ठीक है। साम्य अवस्था स्थिरांक ज्ञात करो। E नॉट Zn प्लस 2 से Zn के लिए दिया गया है 0-0.76 वोल्ट और P नॉट Cu प्लस 2 से Cu के लिए दिया गया है 0.34 वोल्ट, ठीक है। और एंटी लॉग 37.288 2 × 10⁻37। तो अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है, जो आपको एंटी लॉग की वैल्यू की बात नहीं करें, अगर एंटी लॉग की जो वैल्यू दी जा रही है ना वो आपको आंसर ही होता है। क्लास में आपकी जो मल्टीप्लाई आएगी ना वो इतनी आएगी और इतनी आने के बाद उसकी वैल्यूज आपको इतनी रखनी है। तो ये आपका गिवन जो होता है ये आपका क्या होता है, आंसर ही होता है ना। तो ये मल्टीप्लाई करोगे जब सारी चीजें रखो, कैसे फाइंड करना है हमने बताया था आपको। E नॉट इज इक्वल टू क्या आता है 0.0591 अपॉन n log kc, फॉर्मूला बताया था ना आपको, इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log kc बताया था मैंने आपको। तो log kc आप क्या करोगे, n इधर ले जाओगे तो E नॉट n अपॉन 0.0591 रखोगे। E नॉट आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये दिया गया, इसे E नॉट फाइंड करेंगे आप, पहले E नॉट फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो log kc यहाँ रखोगे आप, तो kc निकालोगे अब आप, यहाँ क्या करो एंटी लॉग जो आपकी वैल्यू आ जाएगी E नॉट n अपॉन 0.0591
वन तो जो वैल्यूज आपकी आ रही है वो इसके इक्वल आएगी, इसके बराबर आएगी। ये आएगी आपकी वैल्यू, हाँ ये वैल्यूज आएगी आपकी, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आने के बाद इसकी वैल्यू क्या रखोगे, अगले लाइन में आप रखोगे ये गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं समय समय पर आप क्या कर सकते हैं, उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। लगातार हम आपकी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात हम आपके लिए नीट और नीट में जो है क्वेश्चन आते हैं, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपको पढ़ाया है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं वो नीट में जो आपको अपनी जिंदगी मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पुटअप किए जाते रहें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, बी सेफ एंड डू कंटिन्यू स्टडी।